चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। एंटन चेखव द्वारा रची गई ये रचना 3 इयर्स चैप्टर 1 का पार्ट 2, वीडियो नंबर 2 हम बनाते हैं चैप्टर 1 के ऊपर। हिंदी में इसका एनालिसिस करते हैं। बड़ी ही उदास दास्तान है ये। इसकी जो उदासी है ना, इसमें ना खामोशी बहुत है इस दास्तान में। तो लाइफ की जो है ना, मतलब एक ब्रूटल ट्रेजेडी, उसके बारे में चेखव ने फिक्शनलाइज्ड उसको फिक्शनलाइज करके इस दास्तान के जरिए हमारे तक पहुंचाया है। बहुत सारे लोग ना इसके साथ रिलेट भी कर पाएंगे। धन दौलत पैसा, लेकिन जो इंसान की जो अंदर एक लोनलीनेस है ना, इसको नहीं खत्म कर सकते। तो वो क्या चीज है जो इंसान को फुलफिल कर सकता है? एक जो लैक है ना आपके अंदर, कौन सी चीज है जो आपको परमानेंटली लैक से निकाल सकती है? मैं वर्ड परमानेंटली यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। बहुत सारी चीजें आपको टेम्पररीली लैक से निकाल देती हैं। गुरुद्वारे चले जाओ, मंदिर चले जाओ, आप किसी अच्छे दोस्त से बात कर लो, अच्छा खाना खा लो, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लो, ठीक है, डेटिंग कर लो, कुछ भी कर लो। इनसे आप ना टेम्परेरीली अपनी लैक से बाहर निकल आते हो, लेकिन परमानेंटली कौन सी चीजें आपको लैक से बाहर निकाल सकती हैं? और उस परमानेंट सुख को पाने के लिए एक जो दौड़ लगी हुई है ना, हम देखते हैं सामने एक चीज है, हम उसको पाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये हमें सुख देगी। ठीक है, तो दो दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो वो चीज मिल जाती है, फिर भी लगता है सुख नहीं मिला। एक वो चीज नहीं मिलती, हम उसके पीछे भागते रहते हैं। तो अब लैपटॉप को बहुत पैसा मिल गया है, इसमें हम देखेंगे, लेकिन सुख नहीं मिला। अब वो गर्लफ्रेंड के पीछे भाग रहा है, लव के पीछे भाग रहा है। ठीक है, और वो जो लव की जो रिक्वायरमेंट है ना हमारे अंदर से कहाँ से आती है, ये भी अपने आप में एक बड़ा गहरा विषय है। कि हमारे अंदर एक रिक्वायरमेंट है टू लव एंड टू बी लव्ड। हम प्यार करना भी चाहते हैं, प्यार लेना भी चाहते हैं। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट आती कहाँ से है? अपने आप में ये एक अलग विषय है। लेकिन ये रिक्वायरमेंट कितनी परेशानी पैदा करती है, कितनी लैक पैदा करती है, कितना रुलाती है। क्योंकि ये वो रिक्वायरमेंट है जो अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो शायद मिलती ही नहीं है, या बहुत किस्मत वालों को शायद। जैसे कहते हैं ना कि जैसे धरती पर मतलब मिलियन बिलियन लोग रहते हैं, लेकिन दो चार ऐसे लोग होंगे जो संत महापुरुष होंगे जिनको रियलाइजेशन हो चुकी है। तो ऐसे ही कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनको सही में मोहब्बत मिलती है। ना ये पैसे से मिलती है, ना ये अपना किसी एफर्ट से मिलती है। ये क्यों मिलती है, किसे मिलती है, और ये इतनी मुश्किल चीज क्यों है? तो आइए देखते हैं। ये सारा का सारा जो सेंटर 3 इयर्स है ना, ये एक ट्रेजेडी है उस अमीर रशियन मर्चेंट की, बिजनेसमैन की, जिसके पास बहुत धन दौलत है लेकिन सुख नहीं है, मोहब्बत नहीं है। तो हमने वीडियो 1 में देखा था कि एलेक्साई फ्योदोरोविच लैपटेव लैपटेव हमने देखा था। उसका पूरा नाम हम इस वीडियो में देखेंगे। एलेक्साई फ्योदोरोविच है, और उसे अल्योशा भी बोला जाता है। प्यार से उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं ना, उसे अल्योशा बोलते हैं। तो यूलिया भी हमने देखी थी लास्ट वीडियो में। नीना के बारे में भी हमने जाना था। तो डायरेक्टली नीना सामने नहीं आई थी, इस वीडियो में नीना सामने आ जाएगी। तो लैपटॉप की बहन है। यूलिया वो लेडी है जिसको लैपटॉप पसंद करता है। लैपटॉप की बहन नीना है, कैंसर से पीड़ित है, बहुत उदास है, जिंदगी से हारी हुई है। साशा नीना की बड़ी बेटी है, उम्र उसकी 10 साल है। पेनारोव नीना का पति है, और नीना से प्रेम नहीं करता, उसने दूसरी शादी करा रखी है। नीना बहुत परेशान है। उसकी एक तो वो बीमार है, दूसरी उसके जीवन में प्रेम नहीं है, और पति उसका उसने दूसरी शादी करा रखी है। तो ये थीम्स हैं: उम्मीद,
जज्बात, मोहब्बत, इंतज़ार, दर्द, शारीरिक एवं मानसिक बीमारी, नाशवानता, नाउमीदी, अस्थिरता। ठीक है जी। तो इन थीम्स के ऊपर ये वीडियो टच करेगी। थीम्स आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में हम इन थीम्स को देखेंगे। जो अंडरलाइंग करंट्स है ना, ठीक है, वो कहानी के जो अंडरलाइंग करंट्स हैं वो ये सब हैं। तो वहां से, चर्च से वो निकलता है, नीना के साथ उसकी गुफ्तगू होती है। तो अब वो घर पहुंच जाता है लैप्टिव, सीधा अपनी बहन नीना के कमरे में जाता है। साशा, नीना की बड़ी बेटी, ऊंचे स्वर में एक किताब पढ़ रही थी। नीना एक चट्टान की तरह बिस्तर पर लेटी थी, मानो जैसे कोई मुर्दा लेटा हो। अपने अंकल को देखते ही साशा बोली, अल्योशा आए हैं मामा, अल्योशा आए हैं। अंकल भतीजी के बीच काफी समय से बिन बोले एक सहमति सी हो गई थी कि जैसे ही अंकल अल्योशा आएंगे, भतीजी उन्हें मम्मी के पास अकेला छोड़ बाहर चली जाएगी। तो एक किस्म का एक ये प्रोटोकॉल डेवलप हो गया था दोनों के बीच, लैप्टेव और उसकी जो भतीजी है, कि भाई जब वो आएगी, भतीजी बोलें या भांजी बोलें, जो भी आप हिंदी में बोलते हैं, बेसिकली बहन की जो लड़की है, तो कि जब भी वो अंकल आएंगे तो वो वहां से बाहर चली जाएगी, ताकि भाई बहन जो है ना आपस में अपनी बातचीत कर लें। तो साशा बिन कुछ बोले बाहर चली गई। लैप्टिव ने अलमारी में से एक इतिहासक नॉवल निकाला और बीमार बहन को ऊंचे स्वर में पढ़ के सुनाने लगा। तो लैप्टिव ने क्या किया, एक हिस्टोरिकल नॉवल निकाला, बहन को सुनाने लगा। तो क्या है ये, जरा सोचकर देखें दोस्तों। भाई लैप्टिव बहन नीना को बहुत प्रेम करता है, तभी तो उसके पास आता है। रात को देखो, उसकी चर्च से सीधा उसके पास आया है, उसको हिस्टोरिकल नॉवल सुनाने लगा है। नहीं तो ना प्रेम करता हो, छोड़ो, बहन बीमार पड़ी है, मर जाएगी, एक दिन मर जाएगी, छोड़ो, अपना जाके कहीं दारू वारू पियो। नहीं, प्रेम करता है बहन से। अब दोस्तों जरा सोचकर देखो यहाँ पे कि बहन से इतना प्रेम करता है, लेकिन मुंह से कोई आवाज निकली उसके, बहन तुम कैसी हो, आज का दिन कैसे गुजरा, क्या करती रही तुम, कैसा मूड है, पेन कैसे है, दवाई ली, दवा ली, नहीं। तो दोस्तों ये जो अंडर करंट्स होते हैं ना, किसी भी नॉवल के, कहानी के, फिलॉसफी के, ये बहुत मायने रखते हैं। ये वो चीजें होती हैं जो राइटर लिखता नहीं है। मैं खुद एक राइटर हूँ, मैं जानता हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो ना लिखी नहीं जा सकती, क्योंकि वो इतनी गहरी होती है ना। कुछ भी वो आप छोड़ते छोड़ते हैं उनको, मतलब वो रीडर के ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है, वो, और उनको छोड़ना भी चाहिए। उनके ऊपर आप लिखोगे ना तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। यहां पे देखें क्या चल रहा है। यहाँ तो लैपटॉप बिल्कुल ही बुद्धू आदमी है कि उसको पता ही नहीं कि बहन दर्द में है, इसकी इसने पता नहीं दवाई ली होगी, नहीं ली होगी। यहाँ वो इतना सेंसिटिव है, अंदर इतना जज्बातों से भरा हुआ है कि अब उसे लगता है कि मैं, वो जब आपके अंदर जज्बात बहुत बढ़ जाते हैं ना, तब आप कुछ बोल नहीं पाते। ठीक है, तो अब उसके पास आके उसका हाथ पकड़ के बैठ जाए, ठीक है, अब वो भी एक ऑकवर्ड सी साइलेंस बन जाएगी, जो शायद बर्दाश्त ना कर पाए। एक ऐसी खामोशी छा जाएगी जो बहुत गहरी होगी, जो बहुत पेनफुल होगी। उनसे, उनको भी लैप्टिव अब अवॉइड कर रहा है, उस खामोशी को अवॉइड कर रहा है। उसको, वो चाहता नहीं कि ऐसी खामोशी भाई और बहन के बीच आ जाए, तो उस खामोशी को वो किल करना चाहता है। तो वो आते ही हिस्टोरिकल नॉवल निकाल के बहन को पढ़ के सुनाने लगता है। पूछता नहीं है दवा ली नहीं ली, क्या किया, पेन कैसे है, सॉरी तुम इसे, मतलब इतनी ऐसी सिचुएशन से निकल रही हो, नहीं, कुछ नहीं। निकाला हिस्टोरिकल नॉवल, पढ़ना शुरू कर दिया। तो आगे हम जानते हैं कि भाई क्या नीना की बैकग्राउंड, नीना यानी लैप्टिव की बहन, इन दोनों की क्या बैकग्राउंड रही है।
तो नीना जो है ना, एक मर्चेंट फैमिली में बॉर्न हुई। यानी नीना और लेप्टेव मर्चेंट फैमिली में मॉस्को में पैदा हुए। तो दो उसके भाई थे। एक के बारे में तो हमने जाना ही है, लेप्टेव। देयर चाइल्डहुड वाज लॉन्ग एंड वेरी सम। तो उसका जो फादर था ना, वो उसको बड़ी सख्ती से ट्रीट करता था। ठीक, फादर यानी बड़ा सख्त था उनका। तो एक दो बार तो उसने उसको मारा भी। और जो उसकी मामा थी ना, उसकी जो मदर थी, शी डाइड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग इलनेस। बहुत देर तक वो बीमार रही और मर गई। तो घर के क्या हालात थे? सर्वेंट्स जो के घर में काम करने वाले थे, सर्वेंट्स हैं तो इसका मतलब अच्छी खासी मतलब रईस फैमिली होगी। तो डर्टी थे, यानी गंदे रहते थे, सफाई प्रॉपर से नहीं करते थे। हिपोक्रिटिकल थे। तो हिपोक्रिटिकल का मतलब यहाँ पे ये हम समझ सकते हैं कि भी जैसे कुछ काम वाम करते नहीं थे, शायद दिखा देते होंगे कि हाँ जी कर लिया कर लिया, जैसे ऊपर से थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा लगा दिया लेकिन गंदगी वहीं की वहीं है। थोड़ा बहुत दिखावा कर दिया कि हाँ जी हो गया। यानी कि घर का माहौल ऐसा था। एक ही लाइन में जैसे ना चेखव ने पूरे घर का माहौल बता दिया कि सर्वेंट्स वर कोर्स, डर्टी एंड हिपोक्रिटिकल। इस एक लाइन में, जैसे कहते हैं कुज्जे में समुंदर, एक लाइन से हमें पता चल गया कि कोई गंदगी वंदगी है, क्योंकि वुमेन नहीं है ना घर में। वो जो लेडी है, मम्मा उसकी डाई हो चुकी है, ये बच्चे हैं। तो फादर जो है बिजनेस में रहता होगा, बॉयज़ जैसे अपनी दुनिया में रहते होंगे, अपने जो भी उनका अपनी लाइफ को बनाने में। जैसे हम जानते हैं, आगे जाके देखेंगे, लैपटॉप एक पढ़ा लिखा इंसान है तो वो पढ़ाई वढ़ाई में बिजी रहता होगा। तो हाउस वॉज फ्रिक्वेंटेड बाय प्रीस्ट एंड मॉन्क्स। तो घर में ये जो पंडित लोग थे, पादरी लोग थे, ये आते रहते थे। तो वो भी पाखंडी थे। ठीक है। तो जैसे नौकर पाखंडी थे, तो ये पादरी लोग भी पाखंडी थे। दे एट एंड ड्रैंक, खाते थे, दारू पीते थे, फादर की तारीफ करते थे कि वाह 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 वाह, महान हो तुम, महान हो। ठीक है। और उसे वो पसंद तो करते नहीं थे, लेकिन तारीफ जरूर करते थे। ठीक है। तो ये था घर का माहौल। द बॉयज हैड द गुड फॉर्चून टू गो टू स्कूल। तो जो बॉयज थे वो मतलब अच्छे स्कूलों में पढ़े। नीना अनएजुकेटेड रही। तो फादर ने नीना को नहीं पढ़ाया। शायद रशिया का माहौल हमें पता चला यहाँ से ये भी, कि उन दिनों में जैसे रशिया में, मतलब आजकल तो ये वेस्टर्न कंट्रीज में तो खैर हमने नहीं ये चीज़ें देखी, यूके में या यहाँ पे, कि सर्वेंट्स हों। और खैर अब तो ज़माना चेंज हो गया। लेकिन रशिया का अगर हम उस टाइम का माहौल देखें तो कौन सा ईयर चल रहा है ये? 1800s है ये, है ना? लास्ट वीडियो में देखा था कि 1800s की ये कहानी है। तो उस टाइम पे रशिया का ऐसा माहौल था, यानी आज से तकरीबन 200 साल पहले। तो बिजनेसमैन, सर्वेंट्स हैं, काम करते नहीं हैं। तो ये पादरी और पंडित लोग आते रहते हैं, फादर को दो चार अपना फ्लैटरिंग की उसकी, कि तुम महान, बड़े अच्छे दानी हो, भगवान को अपना जो है ना तुम्हें बहुत लाइक करता है, तुम्हें भगवान गॉड तुम्हें हेवन में लेके जाएगा। तो ऐसी कुछ दो चार बातें करके उनसे जो भी पैसे वैसे लेने होते होंगे वो ले लेते होंगे, और उनकी दुकान चल रही है। ठीक है। तो ऐसा माहौल है। लड़की को, बेटियों को शायद नहीं इतना पढ़ाया जाता होगा, तो इसीलिए नीना इज लेफ्ट अनएजुकेटेड। तो सारी उम्र नीना ने कुछ खास नहीं किया, बस ऐतिहासिक नॉवल पढ़ती रही। 17 साल पहले, जब उसकी उम्र 22 साल की थी, तो एक हॉलिडे के दौरान उसने, उसका एक दोस्त बना, जो कि बाद में उसका हस्बैंड बना। उसका नाम है पेनारोव। तो पेनारोव से उसने प्यार किया, शादी की। एक बहुत ही हैंडसम इंसान था पेनारोव। तो पेनारोव, जिसके साथ उसने प्यार किया, शादी की, था तो हैंडसम, लेकिन बदतमीज किस्म का भी इंसान था।
तो एक बड़ी शैलो सी उसकी पर्सनैलिटी है पेनरॉफ की, सीटियाँ बजाता है, ठीक है। तो होली लैम्प जो उनका शायद कुछ होता होगा, इन क्रिश्चियनिटी में कुछ होली लैम्प वगैरह जगाते होंगे, वहाँ से वो अपनी सिगरेट सुलगाता है। तो फादर को लगता है नीना के कि बहुत ही घटिया किस्म का ये इंसान है। तो फादर ने, नीना के फादर ने इस मैरिज को अप्रूव नहीं किया। ठीक है, बेटी ने गलती की है, जा अपनी जिंदगी जी, अब मेरे पास मत आना। कुछ ऐसा फादर का नीना के प्रति एटीट्यूड रहा बाद में। तो जब पेनरॉफ डाउरी डिमांड करने लगा, तो उस बूढ़े आदमी ने, यानी नीना के फादर ने लिखा कि ये कुछ कपड़े हैं, कुछ ये सिल्वर है, और कुछ ये तुम्हारी मदर की कुछ ये आर्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये 30,000 रूबल्स हैं, ये सब ले लो, लेकिन मेरे आशीर्वाद के बिना, मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ नहीं है। तो यानी फादर इतना अपसेट था। तो ये सब देने के बाद उसने 20,000 रूबल्स और दे दिए। तो मतलब फादर ने थोड़ा सा सपोर्ट और कर दी। अच्छा फादर होगा कि चलो कोई बात नहीं, गुस्सा तो है मन में, लेकिन लो 20,000 रूबल्स और लो, दिस मनी एज वेल एज द डाउरी। तो ये सारी की सारी मनी पेनरोव ने उजाड़ दी, खर्च कर दी, ठीक है। तो पेनरोव जो कि एक बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड था, बाद में टाउन में चला गया, सारी की सारी ज़मीन उसने बेच दी, एस्टेट सेल कर दी, टाउन में चला गया। तो वहाँ पे जाकर उसने कोई गवर्नमेंट नौकरी कर ली, और उसके बाद में उसने सीक्रेटली एक और फैमिली वहाँ पे बना ली, ठीक है। तो ये वहाँ पे एक और फैमिली बना ली, वहाँ पे किसी से और से शादी करके। तो इसके बारे में भी काफ़ी बाद में टाउन में टॉक चलती रही, ठीक है। तो वो जो ये काम उसने किया बाद में सीक्रेट नहीं रहा, सबको पता चल गया। तो जो नीना थी, इस सब के बावजूद भी अपने हस्बैंड को प्यार करती रही। प्रेम है ही ऐसी चीज, क्या करे, है ना, ऐसा हो जाता है प्रेम में, इंसान फंस जाता है, दूसरे की गलतियां भी इग्नोर करता है। तो ठीक है, इंसान की बस यही एक जो है ना वीकनेसेस होती हैं, और इमोशंस हैं इंसान के जो उसके बस में नहीं है। तो आउट ऑफ वीकनेसेस जो इंसान है बहुत कुछ करता है। तो बस ये हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस का पार्ट है, क्या करें इसमें। तो नीना अपने हस्बैंड को प्यार करती रही। अब हिस्टोरिकल नॉवल जो कि लैप्टिव उसको सुना रहा था, अपनी जो बहन डेथ बेड पे है उसको सुना रहा था, नीना सोचती है कि उसने जिंदगी में कितना बोझ उठाया है, कितना दर्द देखा है, और अगर उसकी लाइफ के ऊपर कुछ लिखा जाए ना, ऐसा नीना सोच रही है, तो ये एक बहुत ही पैथेटिक, दर्दनाक दास्तान बनेगी। एज द ट्यूमर वॉज इन हर ब्रेस्ट, तो जो कैंसर था ना वो उसकी ब्रेस्ट में था। उसे लगता था, उसका विश्वास था नीना का, कि जो उसकी जो एक वो मोहब्बत है ना जो रेसिप्रोकेट नहीं हुई, जो उसने अपने हस्बैंड को दी, तो पर इन रिटर्न हस्बैंड ने उसको मोहब्बत नहीं दी। तो ये वाला लव, अनफुलफिल्ड लव जो है ना, वो हो। और डोमेस्टिक ग्रीफ, जो परिवार में दर्द रहा, फादर से जो अपना अप्रूवल नहीं मिली, और बाद में पति भी छोड़ के चला गया, तो ये उसकी इलनेस का रीजन थे। ब्रेस्ट यानी इमोशंस, ठीक है ना। तो उसकी ब्रेस्ट में ट्यूमर है, तो यानी ये एक इमोशंस है ना उसके अंदर, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, जो दर्द, इतने दर्दनाक इमोशंस हैं।
तो नीना मानती है कि ये उसके ट्यूमर का रीजन है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ना एक बात जरा सोच के देखो, बहुत गहरी बात है वैसे ये जो मैं कहने लगा हूँ, थोड़ा इसके ऊपर ना सोचना, अपनी लाइफ के ऊपर रिफ्लेक्ट करना और फ्यूचर में भी कभी इसके ऊपर गौर करना कि अब नीना की ये, आप देखो स्टेट क्या है, डेथ बेड पे है, कैंसर है तो दर्द भी होगा, पेन तो होगा ही होगा इसे, फिजिकल पेन। लेकिन फिजिकल पेन की बात ना करके यहां पे ये मेंटल सफरिंग की बात कर रही है। तो दोस्तों, कौन सी सफरिंग ज्यादा इंसान के ऊपर हावी होती है, फिजिकल या मेंटल? है तो ये फिजिकल पेन में अभी, तो ये लैपटॉप को ये नहीं बोल रही हो मेरा पेन किलर कहाँ, पेन किलर कहाँ, मेरी ये चेस्ट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रही पेन, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, ऐसा कुछ नहीं कह रही। हम ये तो नहीं मान सकते कि अगर वो लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर में है, या मतलब उस टाइम पे रशिया 200 ईयर्स पहले, अभी भी कैंसर की मतलब इतनी ज़्यादा यानी हम बोलें तो प्रॉपर इलाज नहीं है भी नहीं भी है, अभी भी रिसर्च चल रही है, लेकिन 200 ईयर्स पहले तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो यानी इसकी जो डेथ है वो इनएविटेबल है। पेन, अभी जितने एडवांस्ड पेन किलर्स और इंजेक्शंस वगैरह अवेलेबल हैं, तब तो नहीं थे, तो पेन कैसे ट्रीट हो रही है इसकी? लेकिन फिजिकल पेन की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन ये फिजिकल पेन की बात ही नहीं कर रही, ये तो बात कर रही है अपनी मेंटल इमोशनल पेन की। ऐसा दोस्तों मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से कि आ, आप किसी इंसान के पास जाओ जिसके पास फिजिकल और मेंटल पेन दोनों है, आपके अराउंड ऐसे बहुत सारे इंसान होंगे, कभी आप भी बीमार रहे होगे, किसी का कोई फ्रैक्चर हुआ होगा या कोई ऐसी लाइफ में सिचुएशन आई होगी जिसमें फिजिकल पेन बहुत ज़्यादा होती है। अगर कभी आप खुद ऐसी सिचुएशन में रहे हो जिसमें आपकी फिजिकल एंड मेंटल पेन दोनों बहुत ज़्यादा है, मेंटल पेन मीन्स कि कुछ लाइफ में कुछ ऐसे मेंटल सेटबैक्स लगे हैं जो आपको मेंटली इमोशनली बहुत पेन दे रहे हैं, आप उस समय इमोशनल पेन की बात करोगे, फिजिकल की नहीं करोगे। ये बात आप थोड़ा ना सोच के देखना। अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन नहीं आई, आपके फैमिली किसी मेंबर की या किसी दोस्त की अगर ऐसी सिचुएशन है जिसमें उसके पास दो बहुत ज्यादा पेन्स हैं, एक फिजिकल और एक मेंटल, और वो बात पता किसकी करेगा? अगर आप उसके पास बैठोगे, शायद कम कम बात फिजिकल पेन की कर लेगा, चलो मैं बहुत दर्द रहा, थोड़ी सी मुझे पेन किलर डॉक्टर को चाहिए। अब अगर आप उसके पास 1 घंटा बैठोगे ना, उसके पास अगर बातें करने की क्षमता है, तो वो मेंटल सफरिंग की बातें करेगा, अपनी मेंटल पेन की। ये दोस्तों एक बहुत ही ना गहरी बात है कि मेंटल सफरिंग जो है ना, वो बहुत बड़ी सफरिंग होती है, इसको कभी अंडर एस्टिमेट ना करना। इतना दुनिया में इस समय मेंटल हेल्थ का क्राइसिस चल रहा है, ये बहुत बड़ा पेंडेमिक चल रहा है इसमें इस समय दुनिया में, इतना बड़ा पेंडेमिक, कैंसर या कोई और, मतलब आज तक दुनिया की हिस्ट्री में, अगर मैं गलत नहीं हूं या यूं बोल दूं कि इन माय ओपिनियन या इन माय ऑब्जर्वेशन, मैं डिस्क्लेमर डाल रहा हूं कि मेंटल सफरिंग जैसा पेंडेमिक कभी नहीं हुआ। इस समय वर्ल्ड में क्राइसिस चल रहा है मेंटल, अपना मेंटल हेल्थ का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का। चले कहानी की ओर वापस आते हैं। एलेक्साई यानी लैपटॉप किताब बंद करता है और कहता है, दैट्स द एंड, थैंक गॉड फॉर इट, टुमारो विल बिगन अ न्यू वन। ठीक है, तो देखो बड़ी ब्रीफ सी टॉक करता है कि कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, आज का ये चैप्टर खत्म हुआ, भगवान का शुक्रिया, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आपको लगता है कि ये बात करने के लिए लैपटॉप उसके पास बैठा है? बातें तो बहुत हैं दोनों के पास करने के लिए, लेकिन कहाँ से शुरू करें, कहाँ से कहाँ पे ख़त्म करें, दोनों जज्बात से भरे हुए हैं। ठीक है,
तो यूं कहो कि जब इतने गहरे जज्बात हैं, अब बोलें भी क्या। तो बस यही बोलता है लैपटॉप, दैट्स द एंड, थैंक गॉड फॉर इट, टुमारो विल बिगिन अ न्यू वन। नीना हंस पड़ती है। उसकी ये आदत है हंसना, ठहाका लगा के हंसना, ये उसकी आदत है। अब देखो यार, कैंसर से है, फिजिकल पेन वगैरह इसे हो नहीं रही, कोई पेन किलर नहीं मांग रही। अब ये हिस्टेरिकल लाफ्टर है इसकी, पागलों जैसे हंस रही है। तो लैपटॉप नोटिस कर रहा है इस समय कि उसका वो मेंटली ना बहुत वीक हो गई है। तो ये जो उसकी लाफ्टर है ना, लैपटॉप की ऑब्जर्वेशन है कि ये लाफ्टर एक्चुअल में लाफ्टर नहीं है, हंसने का कोई कारण नहीं है, ये उसके वीक मोमेंट्स हैं। तो वो इतनी वीक हो चुकी है, इतनी वीक हो चुकी है कि शायद वो अपनी वीकनेस जो है ना उसके अंदर, छोटी छोटी बातों को लेके वो ठहाके लगा लगा के हंसती है। ये कोई उसकी मतलब जैसे वो इनसेन हो चुकी है, वीक हो चुकी है, विदाउट एनी कॉज, बिना किसी कारण के वो ठहाके लगा के हंसती है। तो लैपटॉप को इसमें उसकी वीकनेस नजर आती है। तो ये वीकनेस जो है ना, इलनेस की वजह से उसका माइंड मेंटली वीक हो चुकी है वो। तो यही बात हम कर भी रहे थे, फिजिकल वीकनेस और मेंटल वीकनेस में एम्फेसिस जो है ना यहाँ पे मेंटल वीकनेस के ऊपर है। तो आगे वो जो है ना बात करती है यूलिया की। यूलिया आई थी डिनर से पहले, जब तुम बाहर थे। तो कहती कि यूलिया आई थी, यूलिया वही लड़की जिससे लैपटॉप प्रेम करता है। तो वो यूलिया भी अपने फादर से परेशान है। तो ये बहन भाई को बताती है, सो फार एज आई कैन सी, तो उसको अपने पापा के ऊपर कोई फेथ नहीं है। तो यूलिया शी हैजंट मच फेथ इन हर पापा, लेट पापा गो ऑन ट्रीटिंग यू, शी सेड, बट राइट इन सीक्रेट टू द होली एल्डर टू प्रे फॉर यू टू। तो वो कहती है कि भाई आ, जो है ना कि भाई पापा तो जैसे हैं वैसे हैं। तो होली एल्डर को कहती है कि भाई तुम लिखो, यानी किसी महापुरुष को, किसी संत को, होली एल्डर क्रिश्चियनिटी में कुछ इसका मीनिंग होगा शायद, कोई पंडित वगैरह इनका जो कोई पादरी वगैरह है शायद उसको बोलते होंगे कि तुम लिखो और उसको बोलो कि तुम्हारे लिए वो प्रार्थना करे। तो और कहीं ना कहीं होली मैन तो होगा ही, ये नीना बाई को बोल रही है, कहीं ना कहीं कोई देयर इज ए होली मैन समवेयर हेयर। तो देखो कुछ सेंटेंसेस भी नीना के ऐसे हैं जैसे बीमार की हालत में ना कुछ थोड़े वेग से सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, क्योंकि वो बीमार है ना, तो अब कोहरेंट स्पीच तो नहीं होगी ना उसकी। तो देर इज ए होली मैन समवेयर हेयर, यहाँ पर कहीं कोई होली मैन तो होगा ही। फिर वो यकदम से एक पैरासोल की बात करती है कि एक एक छोटा सा अम्ब्रेला, छाता जो कि यूलिया भूल गई है। तो ये छाता तुम उसके पास ले जाना कल। उसके बाद नीना को खुद ही एहसास होता है कि ये उसने क्या बोला होली मैन के बारे में, प्रार्थना के बारे में। तो बाद में एक हारे हुए लहजे के रूप में वो बोलती है, नो, व्हेन द एंड कम्स, जब अंत आता है, ना तो कोई डॉक्टर ना कोई होली मैन तुम्हारी हेल्प के लिए आता है। यानी अंत में कोई भी आपका आपकी सहायता नहीं कर सकता, ना डॉक्टर आपकी सहायता कर सकता है, ना कोई होली मैन। अब देखिए लैपटॉप फिर वही सब्जेक्ट चेंज कर देता है एकदम से। नीना, वाई कैंट यू स्लीप एट नाइट? ओह वेल, आई डोंट गो टू स्लीप। लैपटॉप कहता है, बहना सो जाओ। कहती, नहीं, मुझे नींद नहीं आती, बस मैं सोचती रहती हूँ, मैं लेटी रहती हूँ, सोचती रहती हूँ। क्या सोचती रहती हो बहना?
बच्चों के बारे में सोचती हूँ, तुम्हारे बारे में सोचती हूँ भाई, और अपनी दुख भरी जिंदगी के बारे में सोचती हूँ। तुम जानते हो ना मेरे भाई कि मैंने कितना झेला है इस जिंदगी में। जब मैं याद करती हूँ, बस याद ही करती रहती हूँ, सोचती ही रहती हूँ। मेरी जिंदगी, हाय मेरी जिंदगी, हाय दर्द, कितना दर्द, हे भगवान। फिर वो हंस पड़ी। आप देखें, इतना दर्द के बाद वो फिर हंस पड़ी, जिसको कि लैपटॉप सोचता था कि भी ये एक मेंटल इलनेस की निशानी है। फिर वो आगे बोलती है, ये कोई मजाक नहीं है, 5 बच्चे पैदा करने और 3 को बरी करना, यानी 3 बच्चे उसके मर गए थे, 5 उसने 5 को जन्म दिया था, 3 छोटी उम्र में मर गए। कई बार तो ये भी था कि जब वो प्रेग्नेंट थी, व्हेन शी वाज एक्सपेक्टिंग, तो जो उसको जब ग्रिगोरी अपने हस्बैंड की अपना ज़रूरत थी प्रेगनेंसी में, तो हस्बैंड जो है ना दूसरी वुमेन के साथ होता था उस समय। तो ये भी एक दर्द का रीज़न है कि यानी हस्बैंड जब प्रेगनेंसी में हस्बैंड की ज़रूरत थी तो हस्बैंड होता नहीं था पास में, तो मिडवाइफ को, डॉक्टर को बुलाने वाला कोई नहीं होता था जब डिलीवरी का टाइम आता था। तो वो अपना जाती थी, अपना क्या कहते हैं, वरांडा में कहीं पे या कहीं किचन वगैरह में, ताकि किसी सर्वेंट को अपना बोले कि जाओ डॉक्टर को बुला लाओ। तो देखो खुद ही जो है ना डिलीवरी के टाइम पे, प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में, वो खुद ही मतलब वो उस प्रोसेस के थ्रू जा रही है अकेली। तो ये एक वुमेन के लिए कितनी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी कि हस्बैंड जो है ना वो बैठा है दूसरी वुमेन के साथ। तो कहती जब मैं सर्वेंट्स को बुलाने के लिए जाती थी ना कि जाओ मिडवाइफ को ले आओ, डॉक्टर को ले आओ, तो वहां पर ज्यूज, ट्रेड्समैन, मनी लैंडर्स बैठे होते थे। तो ये सब वो लोग हैं जिनके साथ उसके हस्बैंड का लेन देन था, नीना के हस्बैंड का। तो ये सब बैठे होते थे और ये वेट कर रहे होते थे कि कब हस्बैंड आएगा, यानी इन्होंने उनसे पैसे लेने होंगे, और जो नीना का हस्बैंड है वो इनको अवॉइड करता होगा। तो जब वाइफ की डिलीवरी है तो सबकी आंख जो है ना होती थी कि अच्छा, इस वाइफ की ना प्रेग्नेंट है, पूरी लग रहा है कि 9 मंथ्स हो गए हैं, डिलीवरी का टाइम आ गया, अब आज तो हस्बैंड ज़रूर आएगा। तो सब वो बाहर अपना लाइन बना के बैठे होते थे कि आज पक्का वो आएगा तो उसको पकड़ लेंगे और उसे अपने पैसे मांगेंगे। तो नीना जब ये माहौल देखती थी तो उसका हेड चकरा जाता था, और उसको लगता था कि भाई ये जो आदमी है, उसका हस्बैंड है, वो उससे प्यार नहीं करता। दो ही नेवर सेड सो ओपनली, लेकिन हस्बैंड ने ओपनली नहीं कभी ये बात बोली कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। लेकिन ऐसा नीना को जो है ना एहसास हो गया था कि ये बंदा मुझे प्यार नहीं करता। अब मैं इसको लाइटली लेती हूँ, नीना अपने भाई से बोल रही है, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे अंदर इसका कोई बोझ नहीं है। पर उन दिनों जब मैं जवान थी, इट हर्ट मी, आह, हाउ इट हर्ट मी वंस डार्लिंग। कहती मेरे भाई, कितना मुझे दर्द देती थी ये उस समय, कितना दर्द था। अब कहती कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके, है ना। तो कहती कि एक बार मैंने उसको गार्डन में एक लेडी के साथ देखा, तो कहती उस समय मैं भाग गई वहां से जब उसने अपने हस्बैंड को एक लेडी के साथ देखा। कहती मैं चलती गई, चलती गई, चलती गई, कभी इधर कभी उधर, एमलेसली, बिना किसी मतलब कोई डायरेक्शन, इधर उधर भागती रही बिना किसी डायरेक्शन के, एमलेसली। फिर कहती पता नहीं कैसे मैंने देखा कि मैं तो चर्च पहुंच गई हूँ।
तो इधर उधर भागते 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 भागते, यानी उसका दिमाग इतना खराब हो गया जब उसने अपने हस्बैंड को एक और लेडी के साथ देखा। कहती मैं भागते 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 चर्च पहुंच गई। वहां पे घुटनों के बल में नीचे गिरी और मैंने बोला, हे क्वीन ऑफ हेवन, हे स्वर्ग में रहने वाली रानी। कहती मैंने ये बोला, इट वॉज नाइट, द मून वॉज शाइनिंग। तो नीना को वो याद है वो रात जब चंद्रमा जो है ना वो शाइन कर रहा था, शाइनिंग मून था। और कितनी दर्दनाक ये रात होगी ना जब उसने देखा कि हस्बैंड किसी और वुमन के साथ जो है ना अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। तो नीना ये बोलते बोलते एग्जॉस्ट हो गई। ठीक है, जैसे शी वॉज गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, उसका सांस फूल गया और वो सांस के लिए तड़पने लगी। फिर थोड़ा सा आराम करके उसने अपने ब्रदर का हाथ, यानी लैपटॉप का हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत ही धीमी कमजोर आवाज में बोली, भाई तुम कितने काइंड हो, है ना, कितने दयावान हो, कितने अच्छे हो, कितने स्मार्ट हो, है ना तुम। व्हाट ए गुड मैन यू हैव ग्रोन अप इनटू। तुम एक लड़के से एक आदमी, कितने अच्छे आदमी बन गए हो, एक फाइन जेंटलमैन बन गए हो, एक गुड मैन बन गए हो। तो बहन अपने भाई का हाथ पकड़ के ना अपने वो जज्बात जो कहे नहीं जा सकते, बोले नहीं जा सकते, ठीक है, जो असल जज्बात अंदर भरे पड़े हैं, जो दर्द दे रहे हैं, जिसको जिसके जिसके बारे में सोचकर नीना की हिस्टेरिकल लाफ्टर निकलती है, एकदम से वो ठहाका लगा के पागलों की तरह हंसती है, या जिसको भूलने के लिए वो कहती है कि अब मेरे अंदर कोई दर्द नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्द तो है, क्यों नहीं फर्क पड़ता, फर्क तो पड़ता है। वो सब जज्बात जो अंदर इकट्ठे हो रखे हैं, वो किस रूप से बाहर निकल के ना एक बूंद सी बाहर निकलती है। अंदर तो समुंदर होता है जज्बातों का। तो जब ये घड़ा इतना भर जाता है ना, तो जब छलकता है तो वो ऐसे नहीं छलकता कि वो एकदम से फ्लड हो जाता है। जो ऐसे गहरे जज्बात होते हैं ना, ये बूंद बूंद करके निकलते हैं, छोटे छोटे आंसुओं के रूप में निकलते हैं। तो ऐसे ही रात के 12 बज जाते हैं, मिडनाइट हो जाती है। लैपटेव उसको गुड नाइट बोलता है और जाते समय वो छाता जो यूलिया वहां पे छोड़ गई है उसको उठाता है और चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वो देखो वो छाता नहीं भूला। इतनी गहरे दर्द चल चल रहा है, कितना मतलब भाई बहन में कितना पेन सफरिंग चल रही है, लेकिन वो जो होप है ना लव की, वो छाता एक होप के रूप में वहां पे बैठा हुआ है। इतने गए दर्द भरे जज्बातों में, इतनी पेनफुल मेमोरीज में, और जो भी इनका डायलॉग चल रहा है पेनफुल एनकाउंटर में, वो जो एक होप है ना लव की, वो छाते के रूप में जो वहां पे पड़ी है, उसको लैपटॉप नहीं भूलता। हालांकि नीना ने उसको रिमाइंड नहीं कराया कि जाते समय ये अभी तुम जाने लगे हो छाता उठा लो, नहीं, लैपटॉप के अंदर वो चीज चल रही है कि ये मैं छाता जरूर लेके जाऊंगा। ये उसकी एक होप है, एक हैप्पीनेस की। ठीक है ना। तो ये होप भी बड़ी क्या चीज है, इंसान को बनाए रखती है, दर्द में भी ट्रेजडी में भी। ठीक है जी, आज इतना ही, बाकी फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।